हेलो क्लास 10th। कल हमने पढ़ा था इतिहास में यूरोप के राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, यहाँ पर हमने ये जाना था कि समाज में जो है दो प्रकार की विचारधाराएं थीं, तीन प्रकार की विचारधाराएं थीं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले क्या थे, उदारवादी थे, और दूसरे आपके रेडिकल्स थे। ठीक है, और तीसरे जो हैं वो आपके क्या थे, रूढ़िवादी। ठीक है, ये आपको 9th में भी बताया गया था कि यूरोप के समाज में तीन प्रकार के जो लोग हैं वो बटे हुए थे। सबसे पहले जो उदारवादी थे उनका कहना था कि एक सभी का समान अधिकार होना चाहिए समाज में, किसी को भी एक वर्ग को या एक व्यक्ति को ही ऐसी पावर नहीं देनी चाहिए कि वो पूरे समाज में राज्य करे। ठीक है, सभी को आज़ादी मिलनी चाहिए, ये इसकी विचारधारा थी, किसकी, उदारवादी की। रेडिकल कहते थे कि नहीं, ऐसा गलत है, सबको समान अधिकार मिल जाएगा तो फिर सब क्या करेंगे, अपनी मनमानी करेंगे, है ना। और रेडिकल क्या चाहते थे कि एक राजा हो और वो ही सारा निर्णय ले। ठीक है, पर उसका ऊपर सुपरविज़न करने के लिए भी लोग बैठे हों ताकि वो जो राजा है वो निरंकुश ना हो जाए। तीसरी चीज़, रूढ़िवादी लोग थे जो चाहते थे कि नए जो परिवर्तन आ रहे हैं समाज में वो तो आए, परंतु जो पुरानी रीति रिवाज हैं हम उनका जो साथ हैं वो भी ना छोड़ें। ठीक है, ये बात एक बार प्रीकैप के लिए मैंने आपको बता दी, उदारवादी मायने क्या रहे थे। आज हम बात करते हैं 1815 के बाद एक जो नया रूढ़िवादी तरीका आया। ठीक है, समाज में अभी तक क्या चल रहा था, उदारवादी चीज़ें चल रही थी। ठीक है, सभी क्या हैं, समान अधिकार से रह रहे थे। ठीक है, थोड़ी बहुत लापरवाहियाँ भी समाज में थी, भेदभाव भी था। ठीक है, आज़ादी के नाम पर भी कुछ लोग उस आज़ादी से अछूते थे। तो अब क्या हुआ 1815 में, ठीक है, 1815 में एक विचारधारा ने जन्म लिया जिसका मैंने आपको विवरण दिया पहले कि रूढ़िवादी विचार क्या था। ठीक है, तो ये 1815 में जब नेपोलियन हारा, ठीक है, ये 9th में हमने नेपोलियन की बात कही थी कि नेपोलियन एक बहुत बड़ा शासक था और उसके कुछ शब्द जो हैं वो उसके जीवन के लिए प्रेरक रहे। उनके कुछ जो प्रेरक कथन होते हैं उनमें से वो कथन था कि असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में होता है। ठीक है, क्या था शब्द, असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में होता है। ठीक है, यानी कि किसी भी काम को करने से पहले अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि ये क्या है, असंभव है, यानी कि इम्पॉसिबल है मेरे लिए, तो इसका मतलब नेपोलियन के अनुसार वो क्या है, मूर्ख है, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी के लिए भी इम्पॉसिबल हो। ठीक है, इस विचार जो ये नेपोलियन का विचार था इसी ने उसको एक महान शासक बनाया था। ठीक है, परंतु फिर क्या हुआ कि उसने फिर अपनी निरंकुशवादिता फैलाने लग गया। ठीक है, अपनी मनमानी करने लग गए। तो इस वजह से जो बहुत सारे राज्य थे जैसे ऑस्ट्रिया है, ठीक है, ऑस्ट्रिया है, प्रशा है, फ्रांस है, तो इसमें क्या हुआ, इन लोगों ने उसको हरा दिया। ठीक है, क्योंकि कहीं भी निरंकुशतावादी जो है वो अगर एक सीमा से बाहर जाते हैं, ठीक है, तो उनका जो अंत है और उनके शासन का अंत जो है वो इतिहास कहता है कि वो एक ना एक दिन क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो 1815 में जब नेपोलियन की हार हुई तो उसके बाद यूरोप में कौन सी विचारधारा आई जिसको हम कह रहे हैं रूढ़िवादिता। ठीक है, ये मानते थे कि जो समाज में स्थापित क्या हैं, परंपराएं हैं, जैसे राजतंत्र रहना चाहिए, चर्च है, सामाजिक ऊंच नीच है, संपत्ति है, परिवार है, ये सब तो रहना चाहिए। ठीक है, और इन्हीं को लेते हुए आगे अगर आप समाज में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, जैसे आधुनिकीकरण चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं, पर कोई भी ऐसी पुरानी संस्कृति नहीं टूटनी चाहिए जिससे समाज की जो नैतिकता है वो टूट जाए। ठीक है, इसीलिए ये कहते थे कि एक आधुनिक सेना का निर्माण करो। ठीक है, इससे अर्थव्यवस्था का भी अच्छा निर्माण करो, परंतु क्या करो, अपनी जो पुरानी नीतियाँ हैं जैसे चर्च स्थापित करना है, ऊंच नीच है, संपत्ति है, इन सब का ब्यौरा जो है वो भी रखे रहें। ठीक है, तो रूढ़िवादी वादी जो थे वो भी, उनका भी कहना यही था। ठीक है, तो इसी बारे में 1815 में जब नेपोलियन हारा तो इसी समय, ठीक है, जिसने उन्हें हराया था नेपोलियन को, जो जैसे ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसे जितने भी यूरोप की शक्तियां थी उन्होंने क्या किया था, नेपोलियन को हराया था। अब उन्होंने क्या किया, एक सम्मेलन आयोजित किया। ठीक है, जो एक जगह है वियना, ठीक है, वहाँ पर ये सम्मेलन हुआ। वियना में ये सम्मेलन हुआ 1815 में। यहाँ पे नेपोलियन भी थे और कौन कौन थे, ब्रिटेन है, रूस है, प्रशा है। ठीक है,
तो ये सारी शक्तियाँ एक तरफ थी। एक साइड कौन हो गए? नेपोलियन हो गए, जो अभी अभी क्या हैं, हारे हैं, ठीक है। अगर दूसरे पक्ष देखा जाए इनके पक्ष में, तो रूस है, प्रशा है, ऑस्ट्रिया है, ये सारी शक्तियों ने मिलकर क्या किया? एक सम्मेलन यूरोप में किया, ठीक है। क्योंकि अब जो यूरोप है वो अपना आज़ाद हो चुका था नेपोलियन से, नेपोलियन को हरा चुका था। तो इस सम्मेलन के लिए ये कहाँ पे मिले? ये आपके मिले वियना में, ठीक है, वियना में मिले। और यहाँ पर जो भी बातें हुई, ठीक है, और जो इसके चांसलर थे वो थे ड्यूक मैटरनिक। ध्यान रखिएगा कि जो वियना संधि हुई, ठीक है, यही आगे चलकर वियना संधि के नाम से जानी जाएगी, जहाँ पर 1815 में नेपोलियन को हराने के बाद ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी जो शक्तियाँ हैं उन सब ने मिलकर एक सम्मेलन का आयोजन किया था वियना में। यही संधि आपकी कहलाएगी वियना संधि, ठीक है। और इसके जो चांसलर रहे यानी कि अध्यक्ष रहे वो रहे ड्यूक मैटरनिक, ठीक है। तो इनका उद्देश्य ये समझ में आ गया, इसका बैकग्राउंड कि वियना संधि क्या थी, वियना में हुई। एक साइड उन्होंने नेपोलियन था, ठीक है, और दूसरी साइड जो अन्य शक्तियां थी यूरोप की जिन्होंने नेपोलियन को हराया था वो थे, ठीक है। तो इसके बाद उन्होंने क्या किया? यह एक सम्मेलन किया और इसमें कुछ अपनी मुख्य शर्तें रखी, ठीक है, बदलाव रखे कि क्या अब करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। तो उन्होंने पहला अपना ये जो जीती हुई शक्तियाँ थी, उन्होंने अपना ये उद्देश्य रखा कि नेपोलियन ने जितना भी सत्ता फैलाई है अपनी, ठीक है, जितना भी निरंकुशवादिता है नेपोलियन द्वारा फैलाई गई, उसको क्या कर देना है? खत्म कर देना होगा, ठीक है। ये इस सम्मेलन में विचार रखा गया कि नेपोलियन ने जितने भी युद्धों के दौरान क्या किया है, बदलाव किए हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे? उनको समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। ये क्या है? वियना संधि के उद्देश्य हैं, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि नेपोलियन के पास जितने भी अभी अपने अधिकार से उन्होंने क्या किया है, जितने भी वंशों को बंदी बनाया है या उन जिनको अपने अधीन किया है, तो ये जो अधीन राज्य होंगे उनको क्या कर दिया जाएगा? स्वतंत्र कर दिया जाएगा, ठीक है। पहली बात समझिए कि उन्होंने कहा कि नेपोलियन ने युद्ध के दौरान जितनी भी निरंकुशवादिता फैलाई थी या जितने भी ऐसे काम किए थे, बदलाव किए थे, तो उसको क्या कर देंगे? हटा देंगे। पहला उद्देश्य था इनका ये वियना संधि का, ठीक है। और दूसरी चीज़, नेपोलियन ने जितने भी अपने जो राज्य हैं उनको अधीन में लिया है उसको अब क्या कर दिया जाएगा? स्वतंत्र कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे इतनी बात समझ में। और फ्रांस की जो सीमा रहेगी, ठीक है, उसमें जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी राज्य हैं, वो क्या करेंगे? वहीं पर रहेंगे, पर कभी भी वो अपनी सीमा का विस्तार नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो सीमा पर रह रहे राज्य थे, वो क्या रहेंगे? वहीं पर रहेंगे, पर वो अपनी सीमा को बढ़ा नहीं सकते हैं बिना आदेश के, ठीक है। ये चीज़ चौथी बात उसमें रखी गई, समझ रहे हैं ना। तो ये जितना भी समझाया जा रहा है, अगर आप भूल भी जा रहे हैं कि पहली बात क्या थी, दूसरी बात क्या थी, तो वीडियो दोबारा प्ले करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें किस में रखी गई? वियना संधि में रखी गई। इसके जो चांसलर थे वो मैटरनिक थे, और यहाँ पर जितना भी नुकसान हुआ था युद्धों में नेपोलियन के द्वारा, उनका ही जो हिसाब है वो हो रहा था, ठीक है। अब एक और इसमें काम किया गया कि उत्तर में क्या राज्य स्थापित किया गया? नीदरलैंड स्थापित किया गया, ठीक है। अभी तक कहा था कि फ्रांस की जो सीमाओं के राज्य हैं वो क्या रहेंगे? फ्रांस जो है उनका विस्तार नहीं कर सकता, और जो उत्तर में है वो नीदरलैंड की स्थापना की जाएगी, ठीक है। ये वियना संधि के उद्देश्य हैं, जिसमें जो बेल्जियम है वो भी शामिल रहेगा। आगे आप देखेंगे कि बेल्जियम में कैसी समस्याएं आई उसके बाद, ठीक है। और जो दक्षिण है, उत्तर में तो क्या हो गया? उत्तर में आपका नीदरलैंड जुड़ गया, किसके द्वारा किया गया? ये संधि के द्वारा, ठीक है। और अगर दक्षिण की बात करें तो यहाँ पर जेनेवा, जो पीडमोंट में जेनेवा है, उसको जोड़ दिया गया। अब ये चीज़ आपको नक्शे में जब आप ये पढ़ेंगे तो यूरोप का नक्शा या एटलस खोलेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप करिएगा। और जो ऑस्ट्रिया था उसको इटली के नियंत्रण में सौंप दिया गया, ठीक है। तो इस पूरे उससे क्या हुआ? नेपोलियन ने क्या किया था? 39 राज्यों का जो जर्मन में महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा गया, यानी कि जो नेपोलियन के सारे ही जो फैसले थे उसको नहीं हटाया गया। जो उसने 39 राज्यों का एक क्या किया था, एक संघ स्थापित किया था, वो बरकरार रहा, ठीक है। और यही चीज़ें किस में हुई? सारी वियना संधि में। अगर फिर से आप देखें तो क्या हुआ है? वियना संधि हुई है 1815 में, जब नेपोलियन हारा है और अन्य शक्तियाँ जीती हैं, तो उन्होंने एक जो सम्मेलन है वो स्थापित किया है वियना में,
ठीक है, वियना में। और उसके अब उद्देश्य चल रहे हैं कि सबसे पहले निरंकुशवाद जो भी उसने फैलाया है, युद्ध के दौरान बदलाव किए हैं, वो क्या होंगे, हटा दिए जाएंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि जो फ्रांस की सीमाएं हैं उस पर राज्य विस्तार नहीं होगा, ठीक है। उत्तर में नीदरलैंड स्थापित किया जाएगा, जिसको में बेल्जियम को भी शामिल किया जाएगा। दक्षिण में पीडमोंट में जेनेवा को जोड़ दिया जाएगा। और जो 39 राज्य थे वो क्या होंगे, वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो ऐसे ही कुछ परिवर्तन आए किसमें, वियना संधि में, ठीक है। तो यही एक विचारधारा आई जो किसके नाम से पहचानी गई, रूढ़िवादी शासन की, ठीक है। इतना आप शॉर्ट नोट्स में करिए, ठीक है। फिर आगे हम पढ़ेंगे क्रांतिकारी, कौन कौन से ऐसे क्रांतिकारी थे जो इस समय पर आगे आए और जिन्होंने अपनी बातों को भली प्रकार से रखा था, ठीक है। आज हमने क्या पढ़ा, 1815 के बाद नया रूढ़िवाद कैसा था।